आज की क्लास के अंदर जैसा कि आपको पता है हमने 1 कंसेप्ट 1 मार्क सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें से हर साल क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम में वो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज का कंसेप्ट देखते हैं। आज हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में। जैसे इसमें क्या होता है कि हमें ना कुछ मॉलिक्यूल्स दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NH3 दे दिया, BF3, PH3, ठीक है, H2, ये मॉलिक्यूल दे दिया और इसमें वो आपसे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछ लेता है कि बॉन्ड एंगल किस में ज़्यादा है, कंपेयर करवाता है। ठीक है, तो वो बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट रूल, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है बॉन्ड एंगल निकालने का, वो क्या होता है कि सबसे पहले हमें देखनी होती है हाइब्रिडाइजेशन, कि मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि sp के अंदर क्या है, 180 का एंगल बनता है। देन आपका आएगा sp2, sp3 और लास्ट में आपकी आती है नो हाइब्रिडाइजेशन। नो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते और उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको इस टाइप से मॉलिक्यूल दे दिया और उनके अंदर बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पूछ लिया, तो सबसे पहले स्टेप जो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा वो क्या होगा कि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। अगर आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका सबसे ज़्यादा होगा, ये वाला ऑर्डर हमें फॉलो करना है। और अगर ड्रैगो मॉलिक्यूल है तो उसका सबसे कम बॉन्ड एंगल होता है, वो लास्ट में आता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ड्रैगो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर जो आपका सेंट्रल एटम होता है ना, सेंट्रल एटम वो तो क्या है, कोई भी थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा, थर्ड या फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा। और जो साइड एटम लगा होगा इसके साथ, साइड एटम क्या है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की तरह कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम अटैच होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन ही अटैच होता है अगर नॉर्मली जो एग्जाम्पल पूछते हैं उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ कौन सा है, PH3, ये क्या है, एक ड्रैगो मॉलिक्यूल है और यहाँ इसकी कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, नो हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसमें। ठीक है, सिमिलरली जैसे आपको क्या दे दिया, H2S, ये भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सल्फर और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। मतलब कम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आसपास का जो भी एटम अटैच होगा वो ड्रैगो के अंदर होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा ड्रैगो मॉलिक्यूल है और इसकी कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती और इसका बॉन्ड एंगल सबसे लास्ट में आता है, सबसे कम बॉन्ड एंगल होता है इसका। ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले क्या हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे और हाइब्रिडाइजेशन चेक करते टाइम ये भी देखना है कि कहीं वो ड्रैगो मॉलिक्यूल तो नहीं है। अगर ड्रैगो मॉलिक्यूल है तो उसको सबसे लास्ट में रखना है। ठीक है, देन इस हाइब्रिडाइजेशन की तरह आपको इसे अरेंज करना है। देन अगर अब आपका सेकंड इसके अंदर जो स्टेप आएगा, सेकंड हम क्या करेंगे कि अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, सेम हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारी, सेम सेम हाइब्रिडाइजेशन है। अब मानो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, जितने भी मॉलिक्यूल है उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। अब इस sp3 के अंदर मान लो दो मॉलिक्यूल है, उनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उनमें आप बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करोगे, उसके अंदर आप देखोगे NBPER, NBEPR, NBEPR यहाँ क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का क्या मतलब है यहाँ, कि मान लो आपका कोई भी सेंट्रल एटम है, ठीक है, और उसके साथ आपके साइड एटम प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि इन साइड एटम पे भी क्या होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये तो है नहीं कि हाइड्रोजन पे मान लो लोन पेयर नहीं है, अगर साइड एटम ऑक्सीजन अटैच है तो ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हमें ये देखना है अगर आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो अब ये चेक करना है कि ये वाले जो साइड एटम के साथ आपके लोन पेयर लगे हुए हैं, हम बोलते हैं NBPR, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इनकी रिपल्शन भी क्या है, बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करेगी। ठीक है, अब NBPR एक्टिव है या नहीं ये चेक करना है। तो NBPR एक्टिव किस केस के अंदर होगा, ये एक्टिव है। ये एक्टिव कब है, अगर ये एक्टिव है तो कब है ये एक्टिव, अगर आपका सेंट्रल एटम तो क्या है, स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या है कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। स्मॉल सेंट्रल एटम है मीन्स क्या है कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है आपका। ठीक है, और जो इसके साथ आपके साइड एटम लगे हैं वो क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज ग्रुप है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच होगा, जैसे बेंजीन वगैरह अटैच हो, सेकंड पीरियड के एलिमेंट के साथ अगर कोई बड़ा ग्रुप अटैच हो, जैसे कोई ऑर्गेनिक ग्रुप हो गया, बेंजीन वगैरह कोई बड़ा ग्रुप अटैच हो, या फिर थर्ड और फोर्थ पीरियड का कोई एलिमेंट अटैच हो, कोई एटम अटैच हो थर्ड और फोर्थ पीरियड का सेकंड पीरियड के एलिमेंट के साथ, तो उस केस के अंदर क्या होता है, आपका NBPR डोमिनेट करता है और उसका बॉन्ड एंगल आपका आगे आता है। मान लो कोई भी दो मॉलिक्यूल थे आपके पास, तो उसमें दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, लेकिन एक के ऊपर NBPR क्या है, डोमिनेट कर रहा था आपका। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या आएगी, हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे मान लो आपके पास NH3 है एक, अमोनिया, और OCl2 है।
ठीक है। इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, निकाल के देख लेना। कल वाली वीडियो में मैंने बताया भी था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसमें ये देखो, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट ऑक्सीजन, और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, और ये सेकंड पीरियड से बिलोंग नहीं करता। तो अब क्या आएगा, इस पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट और लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो ये क्या है, NBPR एक्टिव है, ठीक है। इसके NBPR क्या है, एक्टिव है, तो इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, अमोनिया से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चेक करना है। तो सब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, मान लो sp3, तो आपको NBPR चेक करना है। अगर NBPR एक्टिव है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब अगर NBPR आपके पास एक्टिव नहीं है, मान लो NBPR एक्टिव नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या करना है, अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या था कि हाइब्रिडाइजेशन, मान लो हमारे पास क्या है, सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, क्या है, sp3, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसके अंदर जो आपका NBEPR है वो क्या एक्टिव नहीं है। तो सेकंड स्टेप क्या आएगा, अब हमें 3 और रूल फॉलो करने होंगे इसके अंदर, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा लेकिन समझ आ जाएगा अगर आपको रूल याद है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, NBPR डोमिनेट नहीं करे, तो वहाँ आपका जो बॉन्ड एंगल होगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ये फर्स्ट स्टेप लगाना है, इसके बाद आपको जो आपका बॉन्ड एंगल होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। शॉर्ट में लिख रही हूँ कि जितने ज़्यादा लोन पेयर होगे उतना बॉन्ड एंगल कम होगा, कि बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अगर अब आपके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी सेम है, देन सेकंड स्टेप पे आप जाओगे कि जो आपका बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। सबसे पहले sp3 NBPR डोमिनेट नहीं कर रहा था, तो हमने फर्स्ट स्टेप अप्लाई किया कि बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम पे जितनी ज़्यादा लोन पेयर होगी उतना ही बॉन्ड एंगल कम होगा, या जितने कम लोन पेयर बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा। अब अगर हमारे पास 2 ऐसे सेंट्रल एटम प्रेजेंट है जिनके ऊपर नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, तो अब हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि अगर सेकंड स्टेप क्या है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब अगर दोनों सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम आ गई, देन आप थर्ड स्टेप पे जाओगे, और थर्ड स्टेप आपका क्या होगा कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अगर आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और sp3 में आपका NBPR डोमिनेट नहीं है, तो ये तीनों रूल आप पहले ये लगा के देखोगे। अगर इससे आंसर आ गया तो वेल डन है, ठीक है। अगर इससे आंसर नहीं आया तो आप सेकंड पे जाओगे, अगर सेकंड से आंसर नहीं आया तो थर्ड पे जाओगे, थर्ड पर आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। ये आपका sp3 के अंदर है। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 SP ऐसी कुछ हाइब्रिडाइजेशन है, तो सेम आपको ये 3 रूल फॉलो करने हैं, 3 स्टेप फॉलो करने हैं जो अभी हमने देखे थे। कौन से, कि बॉन्ड एंगल फर्स्ट वाला क्या है कि बॉन्ड एंगल आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। देन सेकंड स्टेप फॉलो करोगे आप कि जो बॉन्ड एंगल है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। देन आप थर्ड स्टेप क्या है, बॉन्ड एंगल आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, ठीक है। ये स्टेप आपको कहाँ यूज़ करनी है, अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp निकल के आ रही है। sp2 और sp के अंदर कोई NBPR चेक नहीं करना, वो सिर्फ आपको sp3 के अंदर ही चेक करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बॉन्ड एंगल कंपैरिजन कर सकते हो। एक चीज़ और याद रखना, सबसे पहले स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन उससे भी पहले आपको ये देखना है कि आपका जो सेंट्रल एटम है, हाइब्रिडाइजेशन से तो आप चेक कर ही लोगे, अगर आपके सेंट्रल एटम पे क्या है, लोन पेयर ही प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में सभी के बॉन्ड एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। मान लो आपको कोई भी 2 मॉलिक्यूल दे दिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको CH4 दे दिया, इसकी तरह कोई भी एक और मॉलिक्यूल ले लो जैसे BF3 है, तो दोनों पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर दोनों पे लोन पेयर प्रेजेंट ना है तो क्या होगा, आपका दोनों का बॉन्ड एंगल क्या है, सेम होगा। तो याद रखना, पहले सेंट्रल एटम पे एक बार लोन पेयर चेक कर लेना, अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ही प्रेजेंट नहीं है तो दोनों के बॉन्ड एंगल सेम होंगे। देन फिर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करना, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से एक बार ड्रैगो भी चेक करना है, ड्रैगो है तो सबसे लास्ट में आएगा, देन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो NBPR देखोगे और फिर उसके हिसाब से स्टेप लगाओगे। अब अगर मतलब मॉलिक्यूल ऐसे 2 मॉलिक्यूल है जो NBPR शो करे, तो उन दोनों में कंपैरिजन फिर आप जो लास्ट ये तीनों रूल बताए इसके अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। तो होप शो कि बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कई बार ऐसे बॉन्ड एंगल पूछ लेते हैं, अगर पेपर का थोड़ा सा
स्टैंडर्ड हाई हुआ, क्योंकि नेट वगैरह के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है या पीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम होता है अदर स्टेट में, मैंने देखे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एस्टेट का थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर हाई होता है तो इस टाइप का क्वेश्चन बनने के चांस है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हमारी जो ये 1 कंसेप्ट 1 मार्क सीरीज है, इसके अंदर हम क्या सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही डिस्कस करें, और कंसेप्ट को मैं इन डेप्थ नहीं समझा रही हूँ, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आ गया तो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पूरा इन डेप्थ कंसेप्ट तो हम नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इतना अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है। कुल मिला के आपके पास 10-15 दिन के आसपास टाइम है। तो आप क्या है, ये जो 1 कंसेप्ट 1 मार्क सीरीज़ है, ये आपकी एक टाइप से रिवीजन में हेल्प करेगी। और अगर ऐसा कोई टॉपिक आपका छूट भी जाता है, कई बार छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम ध्यान नहीं देते, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और बहुत हेल्पफुल होगी आपकी एग्ज़ाम के अंदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। अच्छे से तैयारी रखना, और इस बार एस्टेट क्लियर करके ये एस्टेट का फंडा हमेशा के लिए केस को बंद ही कर देना, ठीक है। क्योंकि एक बार एस्टेट क्लियर हो गया, फिर दोबारा उसको उठाना है, फिर आगे स्क्रीनिंग पे फोकस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।